नमस्कार, हार्टअक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर मित्तल। जिस तरीके से बांग्लादेश के हालात अंदरूनी तौर पर लगातार बिगड़ रहे हैं और एक ऐसी स्थिति में बांग्लादेश एक बार फिर जाता हुआ दिख रहा है कि लग यही रहा है कि वहाँ कौन शासन करेगा और बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें आखिर में किसकी गोद में जाकर के बैठेंगी, क्योंकि कट्टरपंथी ताकतें या पैन इस्लामिक फोर्सेस इतनी मजबूत नहीं हैं कि वहाँ पर सरकार चला सकें, क्योंकि बांग्लादेश के अधिसंख्य लोग अभी भी लोकतंत्र में भरोसा और विश्वास रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से वहाँ के कार्यवाहक सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस, जिस पर अमेरिका और चीन का बर्दहस्त है और जो अपने आप को एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मान सकते हैं और मान भी रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत बड़े प्रेस्टिजियस पुरस्कार के विजेता हैं, पूरी दुनिया में उनका एक नाम है। लेकिन यूनुस शायद ये भूल गए हैं कि जिसके सत्ता में हट जाने के बाद वो सरकार में आए और सरकार चला रहे हैं, जिस पर उनका अधिकार इसलिए पूरा नहीं बनता क्योंकि जनता के समर्थन से वो सरकार नहीं बना पाए। उनको एक जिम्मेदारी दी गई है ताकि लोकतंत्र की रक्षा हो सके और बांग्लादेश में स्वतंत्र चुनाव हो सके, जैसा कि वहाँ के स्टूडेंट मांग कर रहे हैं। अब आप देखिए कि यूनुस एक कार्यवाहक सरकार के मुखिया हैं, उनको बांग्लादेश में चुनाव कराने के लिए उपयुक्त माहौल बनाना चाहिए। लेकिन पिछले 5 अगस्त से आज तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उनका काम क्या है? भारत के खिलाफ एक से एक बढ़ के बयान देना, चीन के बहकावे में आकर के भारत के विरोध में भारत की संप्रभुता पर, उसकी अखंडता पर चोट करना, पैन इस्लामिक फोर्सेस के साथ अपने देश को जोड़ना और अपने सिंपैथी को पूरी तरीके से व्यक्त करना, और अमेरिका और चीन के हाथ में वो खेलें तो अच्छी बात, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ किसी भी मुहिम में साथ देने की खुले तौर पर बात करना, भारत सरकार पर या भारत पर बार बार ये आरोप लगाना कि वो बांग्लादेश को तोड़ना चाहता है, यही सब कुछ यूनुस ने किया है। और यूनुस ने क्या नहीं किया? बांग्लादेश की जो आर्थिक प्रगति थी और वहाँ का टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिस तरीके से मजबूत और फल फूल रहा था, वहाँ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिस तरीके से बैलेंस के तौर पर पूरी दुनिया में देखा जा रहा था, उन सबको उन्होंने चौपट कर दिया। क्योंकि लोकतंत्र में जिनका भरोसा है, उनका भरोसा फिलहाल यूनुस जो सरकार चला रहे हैं उस पर नहीं, उनका भरोसा पैन इस्लामिक फोर्सेस और अपॉर्चुनिस्ट जितने भी वहाँ पे तत्व हैं, उनका भरोसा है यूनुस पर। यहाँ तक कि बांग्लादेश की आर्मी जो कट्टरपंथी तत्वों को सड़कों पर आने से रोक रही है, वहाँ पर अराजकता न हो, उसके साथ यूनुस के संबंध अच्छे नहीं हैं। और यूनुस इतना दबाव में आ गए थे कि उन्होंने इन तत्वों पर दबाव बनाने के लिए, अर्थात सेना पर, वहाँ की लोकतांत्रिक पार्टियों पर दबाव बनाने के लिए इस्तीफे की एक दिखावे वाली पेशकश कर दी। हालांकि अभी भी माना जा रहा है कि वो 30 मई तक इस्तीफ़ा दे सकते हैं, क्योंकि इस्तीफ़ा वो तैयार करके रख चुके हैं और वो इस्तीफ़ा उसी स्थिति में नहीं देंगे, क्योंकि अभी वो दिखाने के लिए वापस ले चुके हैं। 2 दिन पहले की ये घटना है, लेकिन इस्तीफ़ा उसी स्थिति में नहीं लेंगे जब उनके हिसाब से या उनका जो एक एजेंडा है उस पर लोग या पार्टियां चलेंगी और वहाँ की कट्टरपंथी ताकतें चलेंगी, तब वो ऐसा करेंगे। बहरहाल अंदरूनी तौर पर लोगों के बीच समन्वय और सामंजस्य बनाने की बात तो दूर, वो इस समय सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भारत के विरोध में बहुत ज़्यादा अपने को खड़ा करता हुआ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जो फोर्सेस उनका इस्तेमाल कर रही हैं वो जानती हैं कि यूनुस जैसे एक कमज़ोर व्यक्ति के हाथ में इतना अधिकार सौंप दिया जाए कि वो जब तक रहें वो उनका हित पूरा कर दें। मेरा इशारा सीधे सीधे चीन और अमेरिका की तरफ है।
अब आप सोच रहे होंगे कि फिर तो यूनुस की स्थिति अच्छी है। जी नहीं, यूनुस की स्थिति इसलिए नहीं अच्छी है कि वहाँ पर सेना में जो बहुसंख्यक तबका है और बड़े ऑफिसर्स हैं और जो अपने सेना अध्यक्ष बकारुल जमा पर पूरा भरोसा रखते हैं, वो बकारुल जमा सीधे सीधे कह रहे हैं कि बांग्लादेश की संप्रभुता के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। अब सोच लीजिए, यूनुस पर सीधा आरोप लगाया जा रहा है कि वो बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। क्या खिलवाड़ किया उन्होंने, ये भी समझ लीजिए। म्यांमार और बांग्लादेश के बॉर्डर पर एक रखाइन प्रांत है। रखाइन क्षेत्र जो है वो म्यांमार में पड़ता है और बिल्कुल बांग्लादेश से सटा हुआ है, और वहाँ पर वही रोहिंग्या पूरी तरह से म्यांमार के और क्षेत्रों से आकर के बस रहे हैं, जो ये शो करते हैं कि उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और वो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं। अब आप जान लीजिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों में अगर आप रोहिंग्याओं को भी बांग्लादेशी घुसपैठिए मानते हैं तो अब आप मत मानिए, क्योंकि वो बांग्लादेश के जरिए भारत में प्रवेश करते हैं, इसलिए हम आप सामान्य तौर पर जानते हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेश के हैं। जी नहीं, वो म्यांमार से हैं, बांग्लादेश के जरिए हमारे यहाँ आते हैं, जिस पर हमको रोक लगाना चाहिए। आप सोचिए, उन रोहिंग्याओं को बांग्लादेश भी नहीं पसंद करता, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। वहाँ के सेना सीधे सीधे कह रही है कि जो एक कॉरिडोर बनाया जाना है, जिसको यूनुस कह रहे हैं, यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार कह रही है कि एक म्यांमार कॉरिडोर बनाया जाए, अर्थात रखाइन प्रांत को बांग्लादेश के बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र से जोड़ दिया जाए, ताकि रखाइन और बांग्लादेश की सीमा के बीच वो रोहिंग्या आ जा सकें और उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सहयोग और समर्थन और सहायता दिया जा सके। सवाल ये है कि बांग्लादेश इसको कैसे एक्सेप्ट कर पाएगा, क्या उन्हें संभाल भी पाएगा। और सेना के रणनीतिकार ये समझ रहे हैं कि अगर ये कॉरिडोर बन जाता है तो इसमें बहुत बड़ा नुकसान बांग्लादेश का होगा, क्योंकि रोहिंग्याज जहाँ एंट्री करते हैं वहाँ पर कुछ समय तो वो एक याचक की भूमिका में होते हैं, वो शरणार्थी की भूमिका में होते हैं, लेकिन जब वो स्थायी तौर पर रहने लगते हैं तो फिर वहाँ पर अपना अधिकार और हक ही नहीं जमाते, बल्कि वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए समस्या बन जाती है। और इसलिए रखाइन क्षेत्र को बांग्लादेश कॉरिडोर, रखाइन और बांग्लादेश कॉरिडोर का जो प्रस्ताव यूनुस सरकार की तरफ से कट्टरपंथियों के दबाव में दिया जा रहा था, उसको बांग्लादेश की सेना ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और बांग्लादेश के सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल शफीकुल इस्लाम ने बाकायदा सार्वजनिक तौर पर कह दिया है कि सेना का यूनुस सरकार से कोई विरोध नहीं है। जहां तक बांग्लादेश के हितों और उसके संरक्षण का सवाल है, हम सरकार के साथ हैं, लेकिन ऐसे किसी भी योजना का हम समर्थन और सहयोग और उस पर भरोसा नहीं करेंगे जो बांग्लादेश के संप्रभुता पर चोट करती हो, उसकी एकता अखंडता पर चोट करती हो। इसलिए ये म्यांमार कॉरिडोर, अर्थात रखाइन प्रांत जो म्यांमार में है उसको बांग्लादेश से जोड़ने वाला जो कॉरिडोर है, एक गलियारा बनाए जाने की बात की जा रही है, वो हम नहीं बनने देंगे, क्योंकि इससे बांग्लादेश में अराजकता फैल सकती है। अब आप सोचिए, रोहिंग्या हमारे लिए कितना खतरनाक हैं, ये आपको समझना होगा। और इसीलिए ये बार बार कहा जा सकता है कि भारत के क्षेत्र में जो रोहिंग्या बसे हैं उनको जल्द से जल्द बांग्लादेश के जरिए उनके वास्तविक स्थान पर पहुंचाने के लिए म्यांमार, बांग्लादेश और भारत के बीच बहुत ज़्यादा सहयोग, समर्थन और बातचीत की ज़रूरत है, क्योंकि ये रोहिंग्या फिलहाल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर किसी भी देश की सरकार और वहाँ के प्रशासन के सामने चुनौतियाँ और बड़े सवाल खड़ा करते हुए दिख तो रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल बिरादरी जो भी सवाल उठाए, कोई भी देश इन रोहिंग्याओं को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, तो भारत इनको क्यों एक्सेप्ट करेगा। बांग्लादेश की सेना ने रोहिंग्याओं को लेकर के यूनुस सरकार की सोच पर जो बड़ा चोट किया है, अब आप समझ सकते हैं कि रोहिंग्या न सिर्फ भारत के लिए बल्कि बांग्लादेश के लिए भी सरदर्द है। इन पर क्या नज़रिया यूनुस का रहेगा, और क्या यूनुस अगर इस अपने रुख पर कायम रहे तो सेना उन्हें एक्सेप्ट करेगी, और क्या यूनुस 30 मई या उसके बाद
बहुत जल्द इस्तीफ़ा देंगे, सेना की देखरेख में कोई सरकार बनेगी, ये देखना अब दिलचस्प होगा। बहरहाल बांग्लादेश के हालात लगातार खराब और बदतर होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में यूनुस जब तक रहेंगे, भारत के खिलाफ जहर बोते रहेंगे, उन्हें कंट्रोल और उन पर लगाम कसने के लिए हमें अपने ईस्टर्न बॉर्डर को भी पूरी तरीके से एक्टिवेट रखना होगा। आप हमारी इस बात से अगर सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।